डिफरेंशियल इक्वेशन के मजीद जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम करेंगे, और आज वर्ड प्रॉब्लम इंशाल्लाह फिनिश करके और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वैसे ही है, बस आपको क्वेश्चंस और करवाने हैं मुझे आपको, और कुछ भी नहीं है इस तरह से। The number of birds of a certain species in a forested region is recorded over several years. ठीक है जी। At time t years, the number of birds is n, where n is treated as a continuous variable. The variation in the number of birds is modeled by dn upon dt is equal to n 1800 minus n upon 3600. बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि जब टाइम 0 है तो ऑलरेडी नंबर ऑफ बर्ड्स हमारे पास 300 है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर n इन टर्म्स ऑफ t, और आपको n इन टर्म्स ऑफ t जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बहरहाल इसका मतलब ये कि वही हमें सब्जेक्ट बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रखनी है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 के लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लेता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास है dn अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू n 1800 माइनस n अपॉन 3600। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो आप कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन n हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा 1800 माइनस n, ये आपके पास है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर ये आ गया dn इज इक्वल टू, और 1 अपॉन 3600 यहीं पर अगर रखें हम और dt को राइट साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब आप में से बात बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये 9 मार्क्स का क्यों है? तो बेटा 9 मार्क्स का इसलिए है, अभी आपको आगे पता चलेगा कि इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है, उसके बाद इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, इसलिए ये जो है वो 9 मार्क्स का है। अच्छा जी, अब आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन में, अब अगर हम दोनों तरफ ऑब्वियस सी बात है कि हमने पहला स्टेप कर लिया है, दूसरे स्टेप के लिए हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड के ऊपर। ठीक है, अब जब लेफ्ट साइड पर हम इंटीग्रेशन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर दो फैक्टर्स n और 1800 माइनस n ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको पहले हमें आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में करना होगा, तो इसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो करने होंगे। और इसी तरह से हमारे पास जो है 1 अपॉन 3600 dt है, ये आपके पास जो है वो इंटीग्रेट होगा। ये तो खैर आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा राइट हैंड साइड के ऊपर, क्योंकि dt का इंटीग्रल जो है वो t होगा। लेकिन लेफ्ट साइड के लिए हम जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे उसके बाद करेंगे। तो अभी मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे से सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर कर लिया मैंने। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है। मैंने डेलिबरेटली इस क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि ये टेक्निक एक दफा फिर आपके सामने मैं गो थ्रू कर दूं। 1800 माइनस n, तो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, लिहाजा ये प्रॉपर है। और प्रॉपर में भी ये लीनियर वाला केस है। उसकी वजह ये है कि n भी लीनियर है आपके पास, और 1800 माइनस n भी लीनियर है। तो ये हो जाएगा b अपॉन 1800 माइनस n, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास आपको पता ही है स्टेप सारे, तो मैं थोड़ा सा फास्ट ही कर देता हूँ कि 1 इज इक्वल्स टू a 1800, वही एलसीएम लेकर न्यूमरेटर को मैंने इक्वेट कर दिया बेटा, प्लस b, और ये आ जाएगा n। अब हम यहाँ पर जो है वो कवर अप रूल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम पहला फैक्टर n इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो अगर n 0 रखेंगे हम यहाँ पर, तो a इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बेटा, 1 अपॉन 1800। ठीक है, b वाला 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे में n पुट करेंगे आप 1800, तो ये a 0 हो जाएगा और b आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1800। दोनों से सेम सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पार्शियल फ्रैक्शन बन गए
1 अपॉन n और 1800 माइनस n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1800n प्लस 1 अपॉन 1800 माइनस n। ठीक है जी, ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। इसको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर प्लग इन कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में अगर हम प्लग इन करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी इंटीग्रेट, और इसकी जगह हम ये पार्शियल फ्रैक्शन रख देते हैं। अच्छा, एक और काम भी मैं कर रहा हूँ कि 1 अपॉन 1800 को इसमें से कॉमन भी निकाल ले रहा हूँ। ये जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आए, इसमें से राइट साइड से 1800 1 अपॉन 1800 कॉमन निकालकर फिर मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ताकि जरा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 1 अपॉन 1800 कोफिशिएंट के तौर पर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो 1 अपॉन 1800 माइनस n, तो इस तरह से जो भी कोफिशिएंट है वो निकाल लिया करें बाहर, इससे आपको आसानी होगी। अच्छा जी, और राइट साइड के ऊपर आपके पास है इंटीग्रेशन। आपके पास क्या थी राइट साइड पर? 1 अपॉन 3600 dt, 1 अपॉन 3600 dt, ये लिख देते हैं 1 अपॉन। बड़ा नीट एंड क्लीन काम किया करें, तो एग्जामिनर को जो है ना वो कोई चीज ढूंढने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो 1 अपॉन 1800 तो बेटा कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पर बाहर निकाल लें। और 1 अपॉन n, तो इसका इंटीग्रल आपको पता है ln n होगा, लीनियर है, रेसिप्रोकल। और इसी तरह से 1800 माइनस n, ये भी लीनियर रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1800 माइनस n अपॉन -1 अपॉन -1। ठीक है, n का कोफिशिएंट जरूर आएगा -1 यहाँ पर। ये आ गया -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3600, और dt का इंटीग्रल t आ गया। ठीक है, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लाजमी लिखना है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर प्लस था, ये गलती से शायद मैंने माइनस लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर और क्या कैंसिल हो रहा है? ये 1800 वन जा 1800, और नहीं बल्कि इसको अभी नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि अब तो यहाँ पर c भी आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1800, और यहाँ पर लॉग के साथ दो टर्म्स आपस में अब माइनस हो रही हैं। ये लिखा हुआ ना ln n माइनस ln 1800 माइनस n, ये आपके पास है इज इक्वल टू 1 अपॉन 3600 t प्लस c। अब बाउंड्री कंडीशन लगाकर आप c फाइंड आउट कर लें, बल्कि एक और काम करते हैं ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है ये। ln की दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसको हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1800 माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन 3600 t प्लस c। अब t और n यहाँ पर मेरे ख्याल में गिवन थे बाउंड्री कंडीशन में, t 0 के ऊपर n 300 था। तो t 0 पर n 300 प्लग इन कर दें ताकि c आ जाए। जरा कैलकुलेटर प्लीज चाहिए होगा। 1 अपॉन 1800 ln, मेरे ख्याल में n 100 था, और 1800 माइनस 100 1700 होगा। और यहाँ पर t 0 रखने से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ c आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1800 ln, और ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 17। तो n 100 ही था ना? आई एम श्योर के n 100 था, मैं एक दफा चेक कर लूं। नहीं, n 300 था, हाँ मुझे वही गड़बड़ लगी।
कि n कुछ और था, मैंने गलती से रख दिया। अच्छा, आप लोग भी बताया करें बेटा। अच्छा, यहाँ पर n 300 है, तो यहाँ पर हम n 300 रखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1800 माइनस 300, ये हो जाएगा 1500। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ गया C 1/1800 ln 1/5। ये हमारे पास C आ गया। ठीक है, ये C की वैल्यू आ गई। अब इस C की वैल्यू को उठाकर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, बल्कि 4 हो जाएगी शायद, ये 4 में रख देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तभी इसने जो है वो इतने मार्क्स का आपको दिया है। 1/1800 ln n/1800 minus n is equal to 1/3600 और t और c की जगह आ जाएगा 1/1800 और ln 1/5। ठीक है। अच्छा, हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? मेरे ख्याल में n को बनाना है सब्जेक्ट। यही इसके अंदर जरा मुश्किल काम है। n इन टर्म्स ऑफ t, ये आपको जो है वो सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ln वाली टर्म्स को लेफ्ट पर कर लेते हैं ताकि ये लेफ्ट पर आ जाएगा, तो सब्जेक्ट बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये आप लेफ्ट पर ले जाएं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/1800। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है। आप लोग तो कह रहे थे कि ये 9 मार्क्स का क्यों है, तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें वर्क ऑन 5 इज इक्वल टू 1/3600 और ये आ जाएगा t। अच्छा, इसमें से 1/1800 लेफ्ट साइड से कॉमन आ जाएगा और ln वाली टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो मैं उसे डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। n/1800 माइनस n/1/5, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 1/3600 t। क्या चीज कैंसिल हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल सही कहा कि 1800 1 जा 1800, 1800 2 जा 3600, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। और ये जो 5 है, ये वाला 5, ये फ्लिप होकर n के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ln 5n अपॉन 1800 माइनस n इज इक्वल टू 1/2t। अब आपको पता है कि ln का बेस जो है वो e होता है, और ln जब कट होता है तो ये जो बेस है ये राइट हैंड साइड वाली टर्म की बेस बन जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 5/n अपॉन 1800 माइनस n इज इक्वल टू e की पावर हाफ t। अब इसमें से n को सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो 1800 माइनस n को आप राइट साइड पर ले जाइए, तो e की पावर हाफ t इंटू 1800 माइनस n आ जाएगा। ठीक है, अब आप e की पावर हाफ t को से मल्टीप्लाई कर दें, तो e की पावर हाफ t इंटू 1800, बल्कि 1800 पहले लिखना चाहिए था मुझे, एनीवे और फिर इसके बाद है n e की पावर हाफ t। तो n वाली टर्म्स को आप लेफ्ट पर कॉल कर लें, तो मैं इसको कॉल कर लिया मैंने इसे, तो ये हो जाएगा 5n माइनस n e की पावर हाफ t इज इक्वल टू 1800 e की पावर हाफ t। ठीक है, n कॉमन निकालना है इसमें से, तो ये हो जाएगा 5 माइनस e की पावर हाफ t इज इक्वल टू 1800 e की पावर हाफ t। ठीक है, अब n के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 1800 e की पावर हाफ t अपॉन 5 माइनस e की पावर
हाफ टी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्लस आएगा। ओके हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जो है वो ये माइनस की टर्म थी तो लेफ्ट पर आकर प्लस हो रही थी, तो मैंने गलती से माइनस लिख दिया, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि नहीं सर ये प्लस आ रहा है। थैंक यू बेटा। ठीक है, और कोई इसमें तो मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आप देखें, ये जो e की पावर हाफ टी है ना, इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ दोनों के। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। असल में इसका नेक्स्ट पार्ट में वही है कि t बिकम्स वेरी लार्ज, तो क्या होगा। तो ये जो e की पावर हाफ टी है, ये वाला जो e की पावर हाफ टी है, इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ। यहाँ पर बताता हूँ कहाँ पर। ये लिखा हुआ है 5 प्लस e की पावर हाफ टी अपॉन e की पावर हाफ टी। अब इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। फायदा क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 1800, और ये जो e की पावर हाफ टी है ना, इसको आप दोनों के नीचे सेपरेट लिख दें। 5 अपॉन e की पावर हाफ टी प्लस e की पावर हाफ टी अपॉन हाफ टी। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। और ये जो आपके पास है ये हो जाएगा 1800 अपॉन 5 e की पावर माइनस हाफ टी प्लस 1। ये जो आपके पास इक्वेशन है ये पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, n इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। लेंदी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। बस सब्जेक्ट वगैरह बनाना, अलजेब्रा इसमें स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा अब जरा देखें, n और t में रिलेशनशिप तो आ गया। अब इसके बाद एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडल हाउ मेनी बर्ड्स विल देयर बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या मतलब है लॉन्ग टाइम का? मतलब है कि t अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो n की वैल्यू क्या होगी। तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट बताया था, और वो रिजल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, याद है, देन e की पावर माइनस टी जो है दैट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको आंसर देता हूँ भाई आपके क्वेश्चन का। बेटा एक सेकंड रुकिएगा। n इज इक्वल टू 1800। ठीक है, जरा देखिएगा 1800, और ये आपके पास e की पावर माइनस हाफ टी 0 हो जाएगा क्योंकि t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो ये 1800 अपॉन 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 1800। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने इसको लिखा है। अच्छा अब आपका जो क्वेश्चन है वो अपनी जगह वैलिड है बिल्कुल, कि आपके जहन में ये है कि सर अगर कोई बच्चा इस जगह पर, जिस जगह पर यहां पढ़ते हम, मैं आपको बताता हूं, इस जगह पर भी आंसर छोड़ देता तो क्या आंसर एक्सेप्ट नहीं होता? बिल्कुल आंसर एक्सेप्ट होता, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर जब आप पार्ट 3 करते हैं ना, तो आपको पार्ट 3 करने के लिए ये करना पड़ता ताकि e की पावर माइनस हाफ टी इसमें प्रोड्यूस हो, क्योंकि e की पावर माइनस हाफ टी उसी वक्त 0 होगा जब t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो जब t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो e की पावर माइनस हाफ टी 0 के इक्वल होता है, e की पावर प्लस हाफ टी 0 के इक्वल नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, वहां पर फंस जाएंगे आप। तो इसलिए मैंने उसको पहले उसी फॉर्म में सिंप्लीफाई किया जिस फॉर्म में पार्ट 2 जो है वो मेरा इजीली सॉल्व हो जाता। आई होप के क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल बनी हुई है और इसका ये जो पॉइंट है ये एक्स एंड वाई है। तो एक्स एंड वाई का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक ये वाई है। ओ से लेकर एन तक एक्स हो जाएगा और पी से लेकर एन तक ये वाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अच्छा क्वेश्चन देख लें। द डायग्राम शोज अ वेरिएबल पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई एंड द पॉइंट एन which is the foot of the perpendicular from P to the x-axis. P moves on a curve such that for all x greater than equal to 0, x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में P मूव हो रहा है। द ग्रेडियंट, यहाँ पर ये काम की चीज दी हुई है। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आपको पता है क्या होता है? dy अपॉन dx इज इक्वल इन वैल्यू टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPN।
तो कह रहे हैं कि जो dy अपॉन dx है वो इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। कह रहे हैं स्टेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय x एंड y। ओके बेटा, तो हमें गिवन ये है कि जो ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ये है कौन सी ट्राइंगल? ये आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल। तो dy अपॉन dx आपको पता है ग्रेडियंट होता है, तो हमने dy अपॉन dx लिख दिया क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या हो गई इस ट्राइंगल की? x, और हाइट हो गई आपके पास y। तो ये देखें dy अपॉन dx इक्वल टू हाफ एक्स वाई, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो आई होप कि ये तो क्लियर है, ये तो बड़ी आसानी से बन गई, तभी उसने 1 मार्क का जो है वो क्वेश्चन दिया है, या 1 मार्क इसको दिए। अच्छा, पार्ट 2 में कह रहे हैं आपसे द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट 0 2 लाइज ऑन द कर्व। अब एक पॉइंट आपको गिवन है 0 2, यानी x 0 है और y 2 है। ये इसलिए दिया गया है कि आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें तो इसमें से c निकालें। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ कर्व एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ, और आपको कर्व की इक्वेशन मालूम करनी है, लेकिन y इज इक्वल टू वो करना है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर लेकिन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट अ कर्व। ओके, यस। देखें यहाँ पर जो आपके पास ये जो पॉइंट है ना P, ये किसी कर्व का होगा। उस पॉइंट के ऊपर इन्होंने ना टेंजेंट ड्रॉ किया है। यानी यूं समझ लीजिए कि दे आर आस्किंग लाइक दिस कि ये जो पॉइंट है ना, चले मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व ऐसे हो रहा होगा, है ना, ये यूं फॉर एग्जांपल जा रहा है। तो इसके ऊपर इन्होंने एक पॉइंट ले लिया P, और वो एक्स वाई है। पॉइंट हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है, तो कहीं पर भी है, तो ये बनेगी इसी तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बनता है जिस पॉइंट पर भी हम ड्रॉ करते हैं, वो इसके ग्रेडियंट के इक्वल होता है। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा, बताइए। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर dy अपॉन dx, और ये यहाँ पर है हाफ एक्स वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो y की टर्म्स को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और ये हो जाएगा dy, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x, और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आप इंटीग्रेट कर दें इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो बहुत ही बेसिक सी इंटीग्रेशन है, इसमें मेरे ख्याल में मसला नहीं आएगा आपको। नहीं बेटा, इंटीग्रल y एरिया के लिए नहीं लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तो सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया हाफ एक्स वाई की फॉर्म में। तो अगर आप यहाँ पर इंटीग्रल लिख लेंगे तो फिर y की इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, कर्व की इक्वेशन तो आपको गिवन नहीं है, तो फिर y कहाँ से पुट करेंगे? वही तो निकालना है, वही तो क्वेश्चन है हमारा, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। 1/y का इंटीग्रल होता है ln y, 1/2, और x का इंटीग्रल होता है आपको पता है x² अपॉन 2 प्लस c। तो ये आ जाएगा ln y इज इक्वल टू 1/4 x² प्लस c। अब इस c को निकालने के लिए पॉइंट गिवन है 0 2, यानी x 0 है y 2 है, तो x 0 एंड y 2। तो मेरे ख्याल में पे c क्या आ जाएगा? ln 2 आ जाएगा। अब c को उठाकर इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो ln y इज इक्वल टू 1/4 x² प्लस ln 2। ln वाली टर्म्स को मैंने हमेशा कहा है कि एक तरफ कर लिया करें ताकि वो सिंगल ln बनाने में आसानी हो और फिर सब्जेक्ट बनाने में y को इजी हो जाए। तो मैं देखें करता जा रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये आ जाएगा ln y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/4 x²। तो ln को अगर मैं यहाँ पर कट करूंगा तो ये बेस इसकी e है, तो ये e की पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा y/2 इज इक्वल टू e की पावर 1/4 x²। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2e की पावर 1/4 x²। और यही आपको इसने कहा था कि सब्जेक्ट बनाइए, तो ये मैंने सब्जेक्ट बना दिया y को। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहरहाल वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ भी आ सकता है। तो ये मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है जी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बेटा। प्लीज रिप्लाई कर दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा।
इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो भी देख लेते हैं। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ये मैं सब करवा रहा हूँ, बाकी हम देखते रहेंगे। ये बस प्रैक्टिस से आएगा बेटा, और कोई तरीका नहीं है इसका, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा मैथ्स में आप प्रैक्टिस इसकी करते हैं तो बस वो समझने के उतना ही ज़्यादा ये क्लियर हो जाता है। ओके बेटा, ये सबको क्लियर है? ओके बेटा, सबको क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखें तो इसमें कोई एक वही केमिकल रिएक्शन है, ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन पार्ट 1। चलें रीड करते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन केमिकल प्रोसेस अ सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद एंड रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बी। सो ए से क्या बन रहा है हमारे पास? बी बन रहा है, ठीक है। ए से हमारे पास रिड्यूस होने के बाद बी बन रहा है। The masses of A and B at time t after the start of the process are x and y. तो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर x है, यानी t टाइम के बाद यहाँ पर x अमाउंट है और यहाँ पर y अमाउंट है। It is given that dy upon dt is equal to minus 0.2 xy. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y आपको गिवन है, and x equal to 10 upon 1 plus t square ये भी गिवन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस y इज इक्वल टू 100। बिगिनिंग का मतलब हो गया कि जब टाइम 0 है तो y जो है वो 100 है। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड t। आपको y और t की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और कोई वेरिएबल इसमें नहीं होना चाहिए, एंड सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। देखें, dy अपॉन dt हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें? माइनस 0.2 xy। लेकिन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रखनी है? x नहीं, y और t में। तो ये जो x है ये वाला, ये उठाकर हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी टी। और से देखिएगा ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन से y और t आ जाए, x यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो माइनस 0.2 y और x को मैंने रिप्लेस कर दिया 10 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, होल स्क्वायर से। ये x आ गया आपका, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन याद रखिएगा, t 0 है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, t 0 है और y इस वक्त 100 है, वो c निकालने के आपको पता है काम आएगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि किस फॉर्म में सब्जेक्ट बनाए। अच्छा, y की टर्म्स को एक तरफ कर ले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और ये dt 0.2 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2y, नहीं माइनस 2y नहीं होगा, माइनस 2 होगा सिर्फ, y को तो मैं इधर ले गया, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ये आ गया dt। अच्छा, यहाँ पर मैं dy लिखना भूल गया तो मैं इसको यहाँ पर dy भी लिख देता हूँ। तो ये है 1 अपॉन वाई और dy, राइट। अब हम इसको बोथ साइड के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंटीग्रेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर मैं इसको 1 अपॉन वाई लिख लेता हूँ, ये तो इंटीग्रेट एल एन वाई हो जाएगी। यहाँ पर मैं माइनस 2 बाहर निकाल कर, और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है बेटा, ये एल एन वाली इंटीग्रेशन नहीं है, ये ए एस वाली इंटीग्रेशन है, उससे ये इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पावर 1 होती तब हम इसे करते हैं। तो 1 अपॉन वाई की इंटीग्रेशन हो गई एल एन वाई माइनस 2, और 1 प्लस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन माइनस 1, प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस टी, ये आ गया, प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर y और t, मेरे ख्याल में t 0 पर y 100 था, यस, t 0 पर y 100 है, ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो t 0 और y जो है वो आपका 100 है। तो ये आ जाएगा ln 100 इज इक्वल टू
T 0 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस C। तो C की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास ln 100 -2। तो ये बहरहाल C आ गया, इसको उठाकर वापस इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो ये आ जाएगा ln y, ये इक्वेशन 1, ln y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी, और C को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ln 100 -2। तो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसने कोई फॉर्म नहीं मांगी थी, कोई सब्जेक्ट नहीं बनाने को कहा था, तो मैंने y को सब्जेक्ट बनाया भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये कहता तो मैं बना देता। तो यहां पर इसने ये डिमांड की थी, मैंने कर दी इसकी डिमांड पूरी। 6 मार्क्स हो गए कंप्लीट हमारे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, कह रहे हैं फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच बाय द मास ऑफ बी एस टी बिकम्स वेरी लार्ज। फिर वही बात है कि बी कितना होगा, बी क्या था, बेसिकली वाई था, तो वाई कितना होगा जब टी लार्ज हो जाए। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द मास ऑफ ए एस टी बिकम्स वेरी लार्ज। और ये भी आपको बताना है कि ए का क्या होगा जब टी लार्ज होगा। और ये भी कह रहे हैं फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच बाय द मास ऑफ बी एस टी बिकम्स, यानी टी लार्ज हो जाए तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू को मैंने एक्स से शो किया था, उसने कहा था, और बी की वैल्यू को वाई से शो किया था। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है जब टी अप्रोच कर रहा हो मैक्सिमम को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर हम इस तरह से करेंगे। इसके लिए देखें, अब फिर वही काम करना पड़ेगा ना कि वाई को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, उसके बगैर हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नहीं, बल्कि हम इसके बगैर भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, और से देखिएगा, अगर टी लार्ज हो जाए, इधर देखिएगा बेटा, टी लार्ज हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, तो ये देखो, ये जो 2 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा, तो आपके पास 2 अपॉन इंफिनिटी यानी 1 प्लस इंफिनिटी या 2 अपॉन इंफिनिटी एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ln y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ln y इक्वल हो जाएगा ln 100 -2। अब यहां पर हम ln y माइनस ln 100 इज इक्वल टू -2 हो गया। ये आ जाएगा ln y अपॉन 100, टर्म्स माइनस हो रही थी, देखें बार बार लॉ की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर ln के बेस जो है वो e है, और ये e की पावर -2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा y अपॉन 100 e की पावर -2। तो y आ जाएगा आपका 100 अपॉन ई स्क्वायर। ये वैल्यू होगी जब t अप्रोच कर रहा होगा किसको, इन्फिनिटी को। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हमें इसके साथ साथ x की वैल्यू भी देखनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x का आपके पास x की इक्वेशन गिवन थी, क्या गिवन थी, 10 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। x इक्वल टू, नाउ x इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। तो अगर t अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 10 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर है, दैट वुड बी इक्वल टू 10 अपॉन इंफिनिटी। और इंफिनिटी से अगर कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर x जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर t अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, तो x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। जी बेटा, बताइए आपको समझ में आ गया है, या इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज ऐसा मुझसे डिस्कस। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, आज के लेक्चर का इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन। ये करते हैं। ये कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एट टाइम टी इज थीटा। थीटा को टेम्परेचर से शो किया है, टेम्परेचर को थीटा से शो किया है एट टाइम टी के ऊपर। द लिक्विड इज कूलिंग इन एन एटमॉस्फेयर हुज टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू ए, और वो ए है जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस ए। यानी जितना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और वो जो लिक्विड है उसके टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतनी तेजी से कूलिंग होगी। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, पता नहीं आप लोगों ने, आप कूलिंग
लॉ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये बेसिकली न्यूटन्स कूलिंग लॉ है। हमें तो पढ़ाया गया था इस लेवल के ऊपर, लेकिन आई डोंट नो कि आपके सिलेबस में है या नहीं है। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सिलेबस में है या नहीं, ये तो मैं वैसे ही आपको इसको जिक्र कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये देखें यहाँ पर ए कांस्टेंट है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, थीटा यहाँ पर टेम्परेचर है और टी यहाँ पर टाइम है। अब आपसे कह रहे हैं फॉर्म फाइंड इन एनी फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 4a व्हेन t इज इक्वल टू 0। ये सी मालूम करने के लिए गिवन है। तो किसी भी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, तो मेथड वही होगा कि आप पहले थीटा वाली टर्म्स को लेफ्ट पर ले आए। तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा माइनस ए ध्यान में रखिएगा नंबर है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। ए जो है वो कांस्टेंट है और ये किसको शो कर रहा है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को। अब मैं यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये लेफ्ट वाली इंटीग्रेशन लीनियर रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगी ln थीटा माइनस ए, और क्योंकि थीटा वेरिएबल है लिहाजा इसका कोफिशिएंट आएगा 1, माइनस के dt का इंटीग्रल हो जाएगा t प्लस सी। अच्छा, इसमें c निकालने के लिए आपको गिवन है, क्या गिवन है, थीटा 4a और टाइम 0। आपको गिवन है थीटा इज इक्वल टू 4a व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln थीटा 4a होगा, तो ये हो जाएगा 4a माइनस ए, और ये टाइम 0 की वजह से 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी ln 3a। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है आप इसे सॉल्व कर लें, तो ये जाएगा ln थीटा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के टी, और c की वैल्यू आ जाएगी ln 3a। ठीक है जी। अच्छा, अब इसने ये कहा था कि, और कुछ कहा था इसमें, के को निकालने के लिए कुछ भी नहीं गिवन था, तो आपको के की फॉर्म में ही छोड़ देना है। तो ये आपने एग्जामिनर ने कहा था कि इन एनी फॉर्म, तो मैंने फिलहाल इसको इसी फॉर्म में इसे मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, ये इसे कह दें हम इक्वेशन नंबर 2, और यही हमारा आंसर है। राइट, अब आते हैं हम पार्ट 2 के ऊपर कि पार्ट 2 में इसने क्या डिमांड की है। मैं ख्याल में के वगैरह निकलवाया होगा, और क्या करेगा चेक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि गिवन ऑल्सो दैट थीटा इज 3a एंड t इज 1, और शो करना है कि ln 3/2। देखें वही शो करना है, थीटा 3a और t 1। याद रखिएगा आप भी, थीटा आपके पास 3a है और t 1 है, और आपको k निकालना है और वो प्रूफ करना है जो चाहिए। तो थीटा की जगह 3a रखेंगे, 3a माइनस ए 2a हो जाएगा, और k और t 1 हो गया, और ln हो गया 3a। माइनस के लेफ्ट पर आ गया, तो ये आ जाएगा ln 3a माइनस ln 2। ठीक है, आप देखें कितना सिंपल है। ln के साथ दो टर्म माइनस हो रही हैं, सिंगल लॉग लिखने पर ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू ln 3/2, और आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था। आप देखेंगे कितनी आसानी से ये सब चीजें वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके हम थर्ड पार्ट के ऊपर। थोड़ा सा लिटिल बिट में शायद फास्ट हो गया हूँ, लेकिन इतना फास्ट आप लोग बेरेबल है आपके लिए। अच्छा, ये कह रहे हैं पार्ट 3 में फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ a व्हेन t इज इक्वल टू 2, एक्सप्रेस योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। थीटा निकालना है a की फॉर्म में, और t जो है वो आपका 2 है। ओके, t 2 है, तो ये आपका इक्वेशन जो है वो इक्वेशन 2 में इस्तेमाल कर रहा हूं। इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में ही थीटा और a में रिलेशन है। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास ln थीटा माइनस a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln 3a। अच्छा, अब यहां पर हमें थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, ये याद रखना है। अच्छा, k हमारा ln 3/2 है, और t हमारा 2 है। अच्छा, बात बच्चे जो है ना, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, ये बेसिकली 2 इसके साथ नहीं है, मैं इसे पहले लिखता तो ज्यादा अच्छा लगता आपको। ये हो गया -2 ln
3/2 ऐसे लिखें तो सही होगा ना। ध्यान में रखिएगा सब्जेक्ट किसको बनाना है हमें, यस हमें थीटा को सब्जेक्ट बनाना है और ए की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस ए माइनस ln 3a इज इक्वल टू ln 3/2 की पावर -2 हो गई, ठीक है। और ये ln के साथ दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये 3/2 की पावर -2 है, तो अगर ये +2 करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। या आपने ओ लेवल मैथ्स में इस तरह की चीजें पढ़ी थी। यहाँ पर ln से ln कैंसिल हो गया, तो ये थीटा जो है वो आपके पास आ गया थीटा माइनस a/3a और ये 4/9 हो गया, है ना। अब थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, तो मेरे ख्याल में हमें 9 थीटा माइनस 9a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 4 3 12 हो गया, तो 9 थीटा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 21a हो गया। तो थीटा आ गया आपके पास 21a/9, तो थीटा आ गया 3 7 21 और 3 3 9। आई थिंक यही लाना था मुझे शायद आंसर, मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर तो मुझे याद नहीं है, एक सेकेंड। 7/3 है, आई थिंक राइट है, यही है 7/3 है। ठीक है जी, अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जरा सा प्लीज मुझे बताइए चैट के ऊपर। जी बेटा सुन लिया आप लोगों ने लेक्चर ये सारा अच्छा अटेंडेंस पहले मैं करवा देता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अटेंडेंस बोलिएगा, मैं भी आपको अनम्यूट कर देता हूँ। चेक कर लीजिएगा आप लोग अनम्यूट है या नहीं, कर सकते हैं अपने आप में। जी बेटा यस सुहेब जावेद, प्रेजेंट। अब्दुल्ला इलियास, प्रेजेंट। राबिया ख्वाजा, ईमान सुहेब, Present. ईमान शुएब, जोया, Present. जोया, इफ्राहिम, Present. अब्दुर्रहमान, उजैफा सिराज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनैद जावेद, प्रेजेंट सर। हमारा तो है ही नहीं ना कोई, शामिर आबिद तैयब, शामिर आबिद तैयब प्रेजेंट। अच्छा जी पी, अफराज अल्ताफ, प्रेजेंट। नहीं है, हसीब शाहिद, हसान अरशद, सैयद उजैर अली, प्रेजेंट। हसनैन खान,
हसनैन खान, हसनैन खान, जुनेद, जुनेद है, जुनेद, रिदा आजिम, Present. अली सिद्दीकी, Present. सरफराज, Present. हमदान नदीम, सलीना, नमीर फैसल, Present. हम्माद सुहेल, Present. यमुना, Present. सफवान मोहसिन, अरीबा, Present. एहसन आदिल, Present. हसान मोहम्मद खान, Present. मुस्तफ़ा नईम, Present. बिस्मा, Present. मोहम्मद, Present. सबा काज़मी, सबा काज़मी, ओके बेटा, अटेंडेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर लें। ये हमने 7 कंप्लीट किया है ना, और इसमें जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा आता जाएगा, बस ये और कुछ भी नहीं है, और ऑल बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन। इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉब्लम्स बेटा देख रहे हैं, जरा अच्छी तरह से समझिएगा इसको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर हमारे पास 8 है, और इसमें हम लास्ट वैरायटी आज करने जा रहे हैं, दैट इज इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली वही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है बेटा कि अगर आपके पास लेट्स से कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, अज्यूमिंग कि आपके पास एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है आपके पास एक बड़ा सा, जैसे घरों के अंदर होता है आपके पास, जिस तरह से ओवरहेड टैंक होता है, इस तरह से फॉर एग्जांपल एक ओवरहेड टैंक है, और इसके अंदर जो है वो वाटर जो है वो हम इन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पानी के पाइप के जरिए पानी जो है वो इसके अंदर जा रहा होगा, तो इसको जिस रेट से जा रहा है उसको हम कहते हैं फ्लो इन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एट द सेम टाइम आपको पता है जैसे पानी अगर इसमें इन हो रहा है ओवरहेड टैंक के अंदर, जैसे हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर से मोटर ऑन कर दी तो पानी जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो फ्लो इन हो रहा है। अच्छा, साथ साथ ऑब्वियस सी बात है कि घर के अंदर लेट्स से के वजू वगैरह के लिए या किचन के अंदर पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो एट द सेम टाइम क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आउट भी हो रहा होगा, ठीक है। दो चीजें हो रही हैं, एक फ्लो इन हो रहा है और एक आपके पास क्या हो रहा है, फ्लो आउट हो रहा है। तो बेसिक जो फॉर्मूला इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर जो पानी है, ये जो पानी है आपके पास जो स्टोर होगा इस टैंक के अंदर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्लो इन ज्यादा है और फ्लो आउट कम है तो पानी जो है वो ओवरहेड टैंक के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर होगा। अच्छा, उस स्टोर होने का जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं यहाँ पर डीवी अपॉन dt, कि ओवरहेड टैंक में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डीवी अपॉन dt, ये डिपेंड करता है
कि हमारा फ्लो इन माइनस फ्लो आउट कितना ज्यादा है, यानी पानी कितना आ रहा है और कितना पानी माइनस हो रहा है, आउट हो रहा है, उससे जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास फ्लो इन माइनस फ्लो आउट ज्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इन द टैंक जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी पानी बहुत तेजी से इसके अंदर जो है वाटर की हाइट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर फ्लो इन जो है वो कम है और फ्लो आउट ज्यादा है तो फिर ऑब्वियस सी बात ये नेगेटिव होगा, इसके अंदर जो हाइट होगी वाटर की वो तेजी से क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर फ्लो इन ज्यादा है और फ्लो आउट कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि टैंक के अंदर जो वाटर की हाइट है वो तेजी से इंक्रीज होगी। तो एक फॉर्मूला तो आपने ये बेसिक ये याद रखना है कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू फ्लो इन माइनस फ्लो आउट। जब भी फ्लो इन माइनस फ्लो आउट के क्वेश्चंस आएंगे आपने हमेशा जो है ये फॉर्मूला अपने जहन में रखना है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको एक दो चीजें और बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। इसमें इसके बाद जो चीज है वो है बेटा आपके पास याद होगा आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज पढ़ा था जिसे हम चेन रूल कहते थे कि वॉल्यूम जो है ऑब्वियस सी बात है और जो हाइट है और जो टाइम है, तो जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे, जितनी देर तक मोटर चलाकर रखेंगे, ओवरहेड टैंक के अंदर वाटर की हाइट उतनी ही इंक्रीज होगी और हाइट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप लोगों ने एएस लेवल में पढ़ा था कि हाइट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, टी के ऊपर, टाइम के ऊपर, और वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, हाइट के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो टाइम के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है जिसे हम कहते हैं कि आप लोगों ने याद होगा चेन रूल पढ़ा था। ये क्या होता है हमारे पास dv अपॉन dt इक्वल होता है आपके पास dv अपॉन dh। dv अपॉन dh का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट इनटू dh अपॉन dt। याद होगा आपको एएस के अंदर हमने रेट ऑफ चेंज के जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर ये चीजें आती थी। तो कहने का सिर्फ मकसद एक है कि जब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगा फ्लो इन माइनस फ्लो आउट का तो ये दो फॉर्मूले बेटा आपने अच्छी तरह से याद रखने, एक रेट ऑफ चेंज का और एक जो है वो डीवी अपॉन डी टी का। दोनों फॉर्मूले डीवी अपॉन डी टी के हैं, सिर्फ फर्क ये है कि एक में चेन रूल इस्तेमाल हुआ हुआ है और एक में ये। तो में जो फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो पहला वाला फॉर्मूला है कि जब भी फ्लो इन माइनस फ्लो आउट होगा तो दैट वुड बी इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। अब मैं आप क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसको सॉल्व करता हूँ। ओके बेटा, this is question number 1 of inflow outflow problems. This is from past paper. A rectangular reservoir, एक rectangular reservoir है, उसका horizontal base area 1000 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, जो इसमें important information है मैं इसको जो है वो अंडरलाइन करता जाता हूँ। तो 1000 मीटर स्क्वायर जो है वो उस रेक्टेंगुलर का बेस एरिया है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट इज एम्प्टी, और ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है कि जब टाइम 0 है तो बिल्कुल टैंक जो है वो या रेजरवायर जो है बिल्कुल खाली है, यानी उसके अंदर कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है, दैट इज 0। तो एम्प्टी का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 0 हो जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अगर अंडरलाइन कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। एंड वाटर बिगिंस टू फ्लो इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब फ्लो इन जो है वो आपका फ्लो इन जो है वो आपका है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 30 मीटर क्यूब जो वाटर है वो उसके अंदर इन हो रहा है। एट द सेम टाइम वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। अच्छा, अब उसमें से जो पानी बाहर निकल रहा है उसका जो रेट है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच है, यानी दैट इज फ्लो आउट गिवन टू यू where h meter is the depth of the water at the time t second। अच्छा, एक और बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है कि जब हाइट 0 है, सॉरी हाइट 1 है, तो dh अपॉन dt जो है वो 0.02 है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि टैंक एम्प्टी होने का मतलब है कि टाइम 0 के ऊपर वॉल्यूम भी 0 होगा और हाइट भी क्या होगी, 0 होगी। ये दोनों चीजें 0 होंगी। ऑब्वियसली बात है, पानी नहीं होगा तो उसकी हाइट होगी नहीं, तो वो 0 होगी। आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है। वही वर्ड प्रॉब्लम की तरह जो प्रॉब्लम है उसके अंदर के पार्ट 1 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, एंड दैट इज इक्वल टू शो दैट एच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। और आप देखें इसके मार्क कितने दिए हुए हैं आपको, 3 मार्क्स दिए हुए हैं।
अच्छा, अब आपको इससे अंदाजा तो हो गया क्वेश्चन से कि भाई रेजर्वायर है, इसमें पानी आ रहा है, इसमें से पानी बाहर जा रहा है, फ्लो इन हो रहा है, फ्लो आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इनफ्लो आउटफ्लो का प्रॉब्लम है, ये तो आपको मालूम हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये जरा देखते हैं कि इक्वेशन निकालेंगे कैसे। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से एक टैंक बनाकर दिखा देता हूँ कि भाई ये एक टैंक है, रेक्टेंगुलर रेजर्वायर है। तो सीइंग इज बिलीविंग हो जाता है और आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ यार हो क्या रहा होगा फिजिकली। ये आपके पास एक समझ लें कि रेक्टेंगुलर रेजर्वायर है, जो उसने कहा था कि भाई रेक्टेंगुलर रेजर्वायर के अंदर वाटर आ रहा है और इसका बेस एरिया वगैरह भी गिवन था। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम से बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई किस तरह से हम इसे करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो बेस एरिया है वो ये है बेस एरिया। ठीक है, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये 1000 मीटर स्क्वायर है। तो मैं जो जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है वो मैं लिखता जा रहा हूँ इसके अंदर, जो मुझे उसने बताई थी कि बेस एरिया जो है वो 1000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर फ्लो इन हो रहा है, पानी आ रहा है, इसके अंदर से पानी जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको गिवन थी। तो फ्लो इन आई थिंक हमें याद है कि शायद 30 मीटर क्यूब पर सेकंड गिवन था। तो ये मैंने लिख लिया 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो एक सेकंड में जो वॉल्यूम इन हो रहा है वो आपको दे दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी बता दिया कि भाई कि फ्लो आउट जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एच के। और आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल हो और आप इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं एंड दैट इज के। तो हमने लिख लिया के अंडर रूट एच। तो आपके पास फ्लो इन भी है, आपके पास फ्लो आउट भी है। तो आपने सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है और वो आपको पता है क्या है। जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू फ्लो इन। मैं बार बार फॉर्मूला से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, फ्लो इन माइनस फ्लो आउट। ये आपके पास फॉर्मूला है इन फ्लो आउटफ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो dv अपॉन dt ये भी हम निकालेंगे बाद में, लेकिन अभी इस फॉर्मूले से जो निकल रहा है वो निकाल रहे हैं। तो फ्लो इन मेरा हो गया 30 माइनस फ्लो आउट हो गया मेरे पास k अंडर रूट एच। ठीक है, अब इसमें h मिसिंग है तो वो भी हम मालूम, सॉरी k मिसिंग है तो k मालूम करने के लिए हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन थी, आपको याद होगा कि h 1 है और dh अपॉन dt 0.02 है। h 1 है तो ये है 0.02। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, सॉरी ये बताइएगा कि h1 है। ठीक है, और dh अपॉन dt जो है वो हमारे पास 0.02 है। तो यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं इस तरह से, h1 है और dh अपॉन dt 0.02 है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्लो इन ज्यादा है या फ्लो आउट ज्यादा है। तो बेटा फ्लो इन ज्यादा है तभी पानी के अंदर वाटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा यार, मैं इसको अच्छा जी ओके बेटा, ये इसको अभी हम बाद में देखते हैं। ये हमारा dv अपॉन dt ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखना है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर रेजर्वायर है। तो आपको पता है रेक्टेंगुलर रेजर्वायर के अंदर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है एरिया इनटू हाइट। पता है ना, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। लेंथ इनटू बेस होती है, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है। तो लेंथ इनटू विड्थ जो है वो बेस कहलाती है। तो बेस आपके पास है। अच्छा, जो बेस एरिया है वो आपको गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 1000 और ये आ गया आपके पास h। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है मुझे dv अपॉन dh चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dv अपॉन dh इज इक्वल टू 1000 क्योंकि h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1 होगा।
तो ये जनाब आपके पास dv अपॉन dh आ गया 1000। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1000। नाउ जो फॉर्मूला होता है हमारे पास चेन रूल का, वो क्या होता है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dh इंटू dh अपॉन dt। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो बेटा dv अपॉन dh हमने ऊपर निकाल लिया, दैट इज 1000, और d हो गया dh अपॉन dt। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dv अपॉन dt, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, dv अपॉन dt की जगह। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर हम डालें से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 और dh अपॉन dt इज इक्वल टू, और फ्लो इन कितना था हमारे पास, 30 था, और ये माइनस के अंडर रूट एच हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ से हम dh अपॉन dt को सब्जेक्ट बनाते हैं जो हमें करना है। तो ये आ जाएगा dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1000 जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा कि हमें 1000 को करना है, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें h की जगह 1 डाल देते हैं और dh अपॉन dt जो है वो ये डाल देते हैं। तो ये हमारा dh अपॉन dt कितना था, मैं खाना 0.02 था, ये था dh अपॉन dt 0.02, और h1 है, तो ये आ गया 0.02 इज इक्वल टू 30 माइनस h का, h1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 1000। बेटा जल्दी से k निकालिएगा, k कितना आ रहा है आपके पास, 1020 हो जाएगा, और 30 माइनस 20 10 हो जाएगा मेरे ख्याल में, है ना। ओके, 10 आ गया आपके पास के। अब उठाकर इसे इक्वेशन 1 में डाल दें। तो इक्वेशन 1 हमारी हो गई। आप देखें इसके लिए कितनी वर्किंग करनी पड़ी आपको, dh अपॉन dt इज इक्वल टू 30 माइनस के आ गया 10 और अंडर रूट एच डिवाइडेड बाय 1000। न्यूमरेटर से आप 10 को कॉमन निकाल लें बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस अंडर रूट एच। मैं उसी फॉर्म में कर रहा हूँ जिस फॉर्म में एग्जामिनर को चाहिए। ये आ गया 1000, ये आ गया आपके पास dh अपॉन dt। तो dh अपॉन dt इज इक्वल टू 10 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 0.01, 3 माइनस अंडर रूट एच। आप देखें यही आपको जो है वो इक्वेशन एग्जामिनर ने कहा था निकालने को, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है। तो 0.01 3 माइनस अंडर रूट एच, इसे आप शोन कर दें क्योंकि यही चीज आपको एग्जैक्टली यहाँ पर लानी है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें dh अपॉन dt इज इक्वल टू 0.01 और 3 माइनस अंडर रूट एच। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा इससे आगे देखें, कह रहे हैं इट इज गिवन दैट आफ्टर मेकिंग द सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट एच, ये सब्सटीट्यूशन आपको अप्लाई करनी है। द इक्वेशन इन पार्ट 1 एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। बेटा ये वाली जो पार्ट 1 की इक्वेशन है, इस सब्सटीट्यूशन को अप्लाई करने के बाद ये हो जाती है। ये इसने खुद करके दिया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है। बाज बच्चे जो है वो इसको करना शुरू कर देते हैं, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि भाई अगर ये सब्सटीट्यूशन उन्होंने एक्स यहाँ अप्लाई की तो ये पूरा जो है वो चेंज होकर इसमें आ जाता है। जिस तरह से इंटीग्रेशन में नहीं हम करते थे कि आपको कोई सब्सटीट्यूशन गिवन होती थी, आप इसे अप्लाई करते थे, फिर उसके बाद उसमें उसे नई फॉर्म में चेंज करते थे, ये बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको करना नहीं है, इसमें आपको शो नहीं करना, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि यूजिंग द फैक्ट दैट x इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 0, ये वो बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर t इन टर्म्स ऑफ x। आपको t को सब्जेक्ट बनाना है और x की फॉर्म में लाना है। बहरहाल पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन।
उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये सारा गेम वही है जो आप इससे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये पहले कॉपी करूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन देख लेता हूं कि चैट के ऊपर आप क्या कह रहे हैं। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0.005 और क्या था हमारे पास 0.005 x है, ठीक है। 0.005 x हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं आपसे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जी बिल्कुल अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब अप्लाई करेंगे ना, अब हमारे पास x की टर्म एक तरफ आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x और ये हो गया dx, ये हो जाएगा 0.005 और ये आ जाएगा आपके पास dt, ठीक है। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद आपको पता है कि इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे आसान इस वक्त ये हो सकता है कि पहला काम तो ये करें आप कि x को दोनों के नीचे सेपरेट कर लें। तो अगर x के नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 अपॉन x। आप देखें कितनी इजीली फिर आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आपकी बेसिक इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी, तो कम से कम आप इसको देखकर तो आराम से कर लेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x माइनस 3 और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x। फिर भी आपको याद नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। 0.005 कोफिशिएंट और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और ये c आ गया। दिस वुड बी इक्वेशन नंबर 2। अब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें बेटा, तो ये कह रहे हैं आपसे कि t 0 है और उस वक्त x की वैल्यू 3 है। ये दिया हुआ था ना पार्ट 2 में, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह आपके पास 3 आ जाएगा माइनस 3 ln 3 आ जाएगा आपके पास, और ये t की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 माइनस 3 ln 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, ये आ गया आपके पास x माइनस 3 ln x इज इक्वल टू 0.005 t और ये आ गया आपके पास 3 माइनस 3 ln 3। अब इसमें से ध्यान रखिएगा आपको t को सब्जेक्ट बनाना है, तो t को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सब टर्म्स को एक तरफ करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख रहा हूँ 0.005 t और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 3, ठीक है, और ये आ जाएगा इधर आएगा 3 ln 3, इसको और इसको मैं इस तरफ ले गया दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा 3 ln 3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 ln x, और कोशिश की है कि ln वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें। अच्छा, t के साथ 0.005 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। जरा प्लीज बताइएगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है x माइनस 3 और इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा आपके पास ln 3 माइनस ln x, ये आ जाएगा आपके पास। जी बताया नहीं बेटा आपने, 1 अपॉन 0.005 कितना आ रहा है, x माइनस 3 प्लस और 3 और लॉग की प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ln 3 अपॉन x। बेटा शायद मेरी आवाज आपको नहीं जा रही है, ये 1 अपॉन 0.005 मुझे जरा प्लीज रिप्लाई करें कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास t जो है वो इन टर्म्स ऑफ x आ गया, ठीक है, 200 आ रहा है, ठीक है। असल में मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है ना इस वक्त, तो मैं खुद भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा होता, तो मैं आप लोगों पर डिपेंड कर रहा होता हूँ कि आप लोग प्लीज कर लिया करें। अच्छा, ये आ गया t इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, ये तो आपका पार्ट 2 हो गया। अब जरा देखें आगे उसने और क्या दिया हुआ है। मीटर हो जाए और आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है बेटा
बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको, कि जो हमने इक्वेशन डेवलप की है पार्ट 2 में, उसमें आप देखें टी और एक्स सब्जेक्ट बने हुए हैं, है ना। टी सब्जेक्ट बना हुआ है और एक्स राइट साइड पर है। इसका मतलब टाइम निकालने के लिए हमें एक्स चाहिए, जबकि हमें टाइम निकालने के लिए क्या गिवन है, हाइट गिवन है। तो हमें टाइम चाहिए और हमें हाइट गिवन है 4 मीटर, लेकिन हमें तो एक्स चाहिए होगा। तो आपको जो सब्सटीट्यूशन एग्जाम ने दी थी वो क्या थी, 3 माइनस अंडर रूट एच। तो आप पहले ये करें कि उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आप x निकाल लें। h 4 डाल दिया आपने, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 माइनस 2 1, ये x इक्वल टू 1 आ गया। अब आप इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 200 और x की जगह प्लीज 1 डाल दें, 1 माइनस 3। ये पूरा जरा एक कैलकुलेशन जो है आप लोग करके दिखाइए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आपका आ रहा है। जी बेटा, टेल मी द आंसर कि वो क्या आ रहा है आपके पास, या आपने खुद करना है बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो जो भी आंसर आएगा आपका, वो मेरे ख्याल में क्या आ रहा है, आप लोग करके देख लीजिए। मेरे पास आ रहा है 259 सेकेंड जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, 259 सेकेंड। ठीक है, तो आप चेक कर लें कि आपका क्या आ रहा है। ठीक है, 259.2 या 259 सेकेंड, ये मैं इसके अंदर प्लग इन कर देता हूँ। तो आप देखें काफी लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन बहरहाल मैं आपको समझा भी रहा था, इस वजह से भी लेंदी लग रहा होगा। तो ये बहरहाल हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी डू वन मोर प्रॉब्लम, जितना हमारे पास टाइम है, मेरे ख्याल में 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये एक आपको रेजर्वायर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये नॉट रेक्टेंगुलर रेजर्वायर, ये किसी और शेप टाइप का है। आप देख लें एक नजर और फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं एन अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक इज बीइंग फिल्ड विद लिक्विड एज शोन इन द डायग्राम। तो आपको जो है वो एक अंडरग्राउंड टैंक दिया हुआ है। अब ध्यान में रखिएगा कि ये एक ऐसी डायग्राम है जिसका ना तो आपको वॉल्यूम पता है ना कुछ पता है, तो हम आगे कैसे चलेंगे वो देखते हैं। हो सकता है इसका फॉर्मूला गिवन हो। An underground storage tank is being filled with liquid as shown in the diagram. Initially the tank is empty. अब टैंक एम्प्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि टाइम 0 के ऊपर हाइट ऑफ वाटर जो है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, at time t hours after filling begins, the volume of liquid V and the depth of the liquid H, it is given by this. अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर टी टाइम के बाद वॉल्यूम और वाटर की हाइट में ये रिलेशनशिप है। अच्छा, ये रिलेशनशिप हमें पिछले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सिलेंडर था तो ये हमें पहले से पता था, लेकिन इस वाली डायग्राम के अंदर क्योंकि वॉल्यूम और हाइट के अंदर रिलेशन हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता नहीं है, तो एग्जामिनर ने हमें दे दिया। द लिक्विड इज पोर्ड इन एट अ रेट ऑफ 20 मीटर क्यूब पर आवर, ये फ्लो इन दे दिया। बट ओइंग टू लीकेज द लिक्विड इज लॉस्ट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, और ये आपका फ्लो आउट हो गया। फिर ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि H1 है तो DH अपॉन DT 4.95 है। शो दैट H सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और आपको ये 4 मार्क्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, यही असल काम होता है हमारे पास। तो याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमने बेसिक फॉर्मूला लिखा, क्योंकि हमें अंदाजा हो गया कि भाई ये फ्लो इन माइनस फ्लो आउट का प्रॉब्लम है। ये हमने लिखा dV अपॉन dt इज इक्वल टू फ्लो इन माइनस फ्लो आउट। अब कुछ चीजें आपको पता है तो थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। अब आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करने जा रहा हूँ मैं। फ्लो इन मेरे ख्याल में था 20 और फ्लो आउट प्रोपोर्शनल था एच स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाएगा, के एच स्क्वायर। आप देख लें यहाँ पर लिखा था ना कि फ्लो आउट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, तो के एच स्क्वायर हो गया, और इन जो है वो 20 मीटर क्यूब। H1 है, डी एच अपॉन डी टी 4.95 है। अच्छा, ये तो बाद में देखेंगे हम। ये आ गया आपके पास dV अपॉन dt, इसे भी आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आपने चेन रूल पढ़ा, सॉरी आपने dV अपॉन डी निकालना है। तो ये था 4/3 h, आई थिंक क्यूब था या स्क्वायर था, h क्यूब था, 4/3 h क्यूब। तो dV अपॉन डी क्या हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट करें इसे विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो ये हो जाएगा 4/3, और h क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3h स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
तो यह आ गया आपके पास dv अपॉन डी इक्वल टू 4h स्क्वायर। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है dv अपॉन dt इज इक्वल टू, क्या था चेन रूल, dv अपॉन dh, बिल्कुल सही, इंटू dh अपॉन dt। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर मैं दोनों क्वेश्चन कर रहा हूं। तो dv अपॉन dh आपको गिवन है 4h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt। आप देखें कोई में दोनों में कोई भी फर्क नहीं नजर आ रहा आपको। सेम तरीके से मैं सेम मेथड से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। अब ये dv अपॉन dh आ गया, इसको उठाकर हम पुट कर देंगे, सॉरी dv अपॉन dt आ गया, इसको उठाकर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा 4h स्क्वायर dh अपॉन dt इज इक्वल टू 20 माइनस kh स्क्वायर। अब dh अपॉन dt को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये आ जाएगा dh अपॉन dt इज इक्वल टू 20 माइनस kh स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसमें से हमें k निकालना है, तो k निकालने के लिए हमें एक बाउंड्री कंडीशन गिवन थी। क्या था, h और dh अपॉन dt हमें गिवन था। तो h हमें गिवन था 1 और dh अपॉन dt गिवन था 4.95। कैलकुलेटर निकाल लें, 4.95 रखें यहाँ पर और h की जगह 1 रख दें। तो 20 माइनस के अपॉन 4, बेटा प्लीज के बताइएगा कितना आ रहा है। 4.95 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 20 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दें एंड टेल मी के कितना आ रहा है सर। फिर इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे प्लग इन कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, थैंक यू। 0.2 आ रहा है आपके पास, ये आ गया। अब ये dh अपॉन dt आ गई आपके पास, इज इक्वल टू 20 माइनस 0.2 h स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर। अच्छा, एग्जामिनर ने जो फॉर्म दी हुई है उसके अंदर उसने सेपरेट लिखा हुआ है ना, dh अपॉन dt, ये दो टर्म देखें सेपरेट नजर आ रही है, 5 अपॉन h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 20। तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, तो 20 अपॉन 4h स्क्वायर इसको अलग कर लेता हूँ और 0.2 h स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर अलग कर लेता हूँ। अब आप जरा इसको निकालें, देखें यही आ रहा होगा, dh upon dt is equal to 20 divided by 4 becomes 5 upon h square और 0.2 h square से square cancel, 0.2 divided by 4 1 upon 20 आ गया। तो ये आपने इस तरह से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सेम पैटर्न के ऊपर किया है। चेक कर लेते हैं आपके साथ। गिवन इन द 4 से 4.95 कहां से गिवन, क्वेश्चन में गिवन था हारिस। अच्छा, एच भी गिवन था, ये देख लें, आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखिए एच भी आपको 1 गिवन था और डी एच अपॉन डी टी भी 4.95 गिवन था। अच्छा एनीवे, ये आ गई, 4 मार्क्स आपके आ गए। अब एक और चीज ये कह रहे हैं पार्ट 2 में, वेरीफाई दैट 20 एच स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर इक्वल है इसके, ये आपको वेरीफाई करना है। तो ये मैं यहाँ पर 20 एच स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर आपको वेरीफाई करना है। 1 मार्क का पार्ट है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी 20 एच स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर इसके इक्वल है, माइनस 20 प्लस 2000। मैं लिख लूं पहले फिर मैं करवाता हूं, माइनस 20 प्लस 2000 अपॉन 10 माइनस एच और 10 प्लस एच, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। 1 मार्क का पार्ट आपको गिवन है। तो मैं अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लूं, राइट हैंड साइड में अगर मैं एलसीएम लेता हूं, ये आपको पता आ जाएगा 10 माइनस एच
और 10 प्लस एच, ठीक है। और ये 10 माइनस एच, 10 प्लस एच माइनस 20 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2000 आ जाएगा, माइनस 20 हो गया, 10 माइनस एच, 10 प्लस एच, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2000, ठीक है। और नीचे भी 10 माइनस एच, 10 प्लस एच मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 20 इंटू 100 यह आ गया माइनस 2000, माइनस 20 इंटू माइनस एच स्क्वायर यह आ गया प्लस 20 एच स्क्वायर और यह आ गया 2000 अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर। तो यहां पर माइनस 2000 प्लस 2000 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 20 एच स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये मैंने डिटेल में किया है, लेकिन आप एक नंबर क्लास से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जरा आपको समझाने के लिए इस तरह से डिटेल में किया है। अब आ जाएं इसके पार्ट 2 की तरफ। अच्छा, ये मैंने गलती से पार्ट 3 लिख दिया, यहाँ पर पार्ट 3 तो अभी हम करेंगे, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो हमारे पास अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने को कहेगा एग्जामिनर। आप देखें काफी लेंदी क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं इसलिए टाइम भी लग रहा है। अब देखें कह रहा है कि हेंस सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन पार्ट 1, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर t इन टर्म्स ऑफ h, और t को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो dh अपॉन dt इज इक्वल टू 5 अपॉन h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 20, इसको सॉल्व करना है। तो हमें गिवन है dh अपॉन dt इज इक्वल टू 5 अपॉन एच स्क्वायर। अब ये पार्ट 2 क्यों करवाया था इसका पता अभी आपको आगे चलेगा, माइनस 1 अपॉन 20 आ रहा है। आई थिंक यही थी क्वेश्चन जी, यही थी। अच्छा जी, अब इसमें करते ये हैं हम कि हमें ज़ाहिर है dt एक तरफ चाहिए और एक तरफ चाहिए। पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया 20 एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 25 से 100 हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा एच स्क्वायर। अब हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी फ्रैक्शन को लेफ्ट पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 एच स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया dh, और ये dt को राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा dt। आई होप के समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखें ये जो 20 एच स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच स्क्वायर है, आप देखें यही चीज थी ये वाली, और ये चीज किसके इक्वल है? एग्जामिनर ने कहा है कि भाई ये चीज जो है वो आपने इसके जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं वहां पर इंटीग्रेशन करने से पहले इससे रिप्लेस कर लेता हूँ। ये आ गया -20 प्लस दिस, तो मैं यहां पर इसकी जगह मैंने -20 प्लस क्या था हमारे पास, ख्याल में 2000 था, कितना था, टू थाउजेंड था, ठीक है। 2000 अपॉन 10 माइनस एच, 10 प्लस एच, ये उठाकर सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही लेंदी होता जा रहा है। बिल्कुल होगा लेंदी, क्योंकि अभी तो ये इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन भी बनाने, फिर जाकर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आप देखें यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए आपने यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस तरह से ये पूरा आ जाएगा, और राइट साइड पर भी। तो आप देखें dt का इंटीग्रल तो t आ जाएगा, और -20 का इंटीग्रल भी -20 h आ जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अभी आप एक काम करें, पहले आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लें। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं, फिर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। 100 माइनस एच स्क्वायर करके इंटीग्रेट नहीं होगा बेटा, ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है ना, तो इसलिए इंटीग्रेट नहीं हो सकता हुसैन। तो आपको इसे इसी तरह से करना होगा। ये आ गया आपके पास 2000 अपॉन
10 माइनस एच और 10 प्लस एच। तो ये आपकी पहली वाली पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। मैं तो थोड़ा क्विकली करूंगा इसे क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगा सकता। 10 माइनस एच और ये आ गया बी 10 प्लस एच। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2000 और ये आ जाएगा a 10 प्लस एच और ये आ जाएगा b 10 माइनस एच। ठीक है, अब इसमें h की वैल्यू आप 10 डाल दें तो ये आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 100। ठीक है, अगर आप h की जगह 10 डालेंगे तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा और 20 2000 को डिवाइड करेगा तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से h की वैल्यू अगर आप माइनस 10 डालेंगे तो माइनस 10 डालने से ये भी 20 हो जाएगा और b की वैल्यू भी 100 आ जाएगी। तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। थोड़ा सा मैं क्विकली कर रहा हूँ, जरा टाइम कम है। 10 माइनस एच और 10 प्लस एच, ये आ जाएगा आपके पास 100 अपॉन 10 माइनस एच और 100 अपॉन 10 प्लस एच। ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। इस पार्शियल फ्रैक्शन को उठाकर मैं डाल दूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जो मेरे पास है, जो इंटीग्रेशन वाली है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसमें इसकी जगह डाल देता हूँ। -20 अपॉन नाउ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन -20 प्लस 100 अपॉन 10 माइनस एच प्लस 100 अपॉन 10 प्लस एच। ठीक है, और ये हो जाएगा dh इज इक्वल टू dt। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से। ये -20 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -20h, 100 कोफिशिएंट है। 10 माइनस एच का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 10 माइनस एच। बेटा थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, जरा सा देखिएगा। प्लस 100 ln 10 प्लस एच अपॉन 1 इज इक्वल टू dt का इंटीग्रल t हो जाएगा प्लस c। तो ये आ जाएगा -20h। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएंगे तो मैं 100 कॉमन लेकर इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग बाद में चेक कर लीजिएगा। ये वाली टर्म प्लस में है तो प्लस वाली पहले लिख रहा हूँ और ये वाली टर्म बाद में है तो 10 माइनस एच मैंने बाद में लिख लिया। ये आ गया t प्लस सी। अच्छा, अब उसके बाद एक बाउंड्री कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि टाइम 0 के ऊपर h की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो h 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10/10 ln 1 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, t भी 0 है, इसका मतलब c हमारे पास 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो t की इक्वेशन आ गई फाइनली, वो आ गई -20h प्लस 100 ln और ये आ गया 10 प्लस h अपॉन 10 माइनस एच। अच्छा, इसका जो आंसर लिखा हुआ है ना पास पेपर में, उसमें -20h जो है वो मिसिंग है, तो आप लोग इसे डाल दीजिएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये आंसर है। देखिए -20h इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो मैंने लिखा हुआ है बुक के अंदर, उसमें -20h टाइपोग्राफिकल मिस्टेक की वजह से मिसिंग है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि गलत हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आंसर कॉपी नहीं किया, वरना मैं आपको दिखाता। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो 2 क्वेश्चन आज हमने किए इनफ्लो आउटफ्लो के। इंशाल्लाह कल और क्वेश्चंस करेंगे, तो ये बिल्कुल टॉपिक आपके हैंड के ऊपर आ जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और दोबारा से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये अब आपका सिर्फ एक लेक्चर रह गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके अंदर मैं जो 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरे पास पेपर्स में 20 साल में, तो 4 में से 2 मैंने हम करवा दिए, 2 और रह गए, वो करवा दूंगा इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर मैं सोच रहा था कि एक P3 का एक पेपर आप लोगों के साथ बैठ के कर लें ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। और ये नेक्स्ट वीक तक का ये प्लान है। उसके बाद फिर शायद विंटर वेकेशंस आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद M1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो हो, आई होप कि नहीं हुई होगी, फिर भी है तो बताइएगा क्लियर है या नहीं है, जरा सा प्लीज़ रिप्लाई कर दें।